स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, क्या आप जानते हैं जो प्रीमियम आप इंश्योरेंस का भरते हैं अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, अपने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, वो सिर्फ आपके घर और घर वालों की रक्षा नहीं करता, बल्कि साथ ही साथ भारत सरकार के फाइनेंशियल डिसीजंस को भी मैटर करता है। इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जब जब पैसों की ज़रूरत पड़ी है तो इस देश में लगभग 26% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंश्योरेंस कंपनीज ने खरीदी हैं। उसमें भी सिर्फ और सिर्फ LIC 2 लाख करोड़ रुपए का गवर्नमेंट को लोन दिया हुआ है। 2025 का डेटा है ये। तो आप देख सकते हैं कि आपका एक एक रुपया जो आप इन्वेस्ट करते हो, अपनी पॉलिसी के लिए खरीदते हो, वो कहीं ना कहीं आगे जाके भारत सरकार को फायदा देता है और भारत के ग्रोथ इंजन का एक पार्ट बनता है। तो आज का डिस्कशन हमारा इसी पे है कि हाउ द इंश्योरेंस पॉलिसीज आर द साइलेंट फंडिंग मशीन्स ऑफ द गवर्नमेंट। वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ, आई एम इकोनॉमिक्स ऑप्शन फैकल्टी। बात करते हैं अब हम लोग कि कैसे बातें आगे बढ़ती हैं। तो देखो, प्रीमियम गवर्नमेंट बॉन्ड कैसे बनता है। सबसे पहली बात, आप हाउस होल्ड लो, आपने कोई पॉलिसी खरीदी, आप उसका ईयरली प्रीमियम भरते हो, मंथली भरते हो, क्वार्टरली भरते हो, जैसे भी भरते हो। अब ये पैसा लाइफ इंश्योरेंस के पास जाता है, लाइफ इंश्योरेंस के फंड्स बढ़ते हैं और लाइफ इंश्योरेंस उस फंड से गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट का बॉन्ड्स खरीदता है, जिससे सरकार को पैसा मिलता है। अब इसी पैसे का सरकार यूज करती है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी रोड बनाने में, रेलवेज बनाने में, बुलेट ट्रेन बनाने में, एयरपोर्ट बनाने में और वेलफेयर स्कीम्स चलाने में। जैसे आप PM-G रामजी है जो गारंटीड स्कीम है आपकी रोजगार की। उसके अलावा सरकार जैसे खर्च करती है PM किसान स्कीम में, सरकार जैसे खर्च करती है PM गरीब कल्याण अन्न योजना में और अन्य सब्सिडीज में भी। तो बात यह है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ इंश्योरेंस के ऊपर ये ऑप्शनल है, नहीं, ये स्ट्रक्चरल बात है। क्यों? क्योंकि जो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं उसके पीछे एक सॉवरेन गारंटी होती है कि गवर्नमेंट तो जनरली डिफॉल्ट करेगी नहीं। तो 20 साल, 30 साल, 40 साल, ये लॉन्ग टर्म, जैसे आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, आज आप 25 साल के हो, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली, तो उसका यूज जनरली आप अगर पे आउट नहीं करना है तो जनरली 60 साल 65 साल तक की उसकी पूरी, लगभग आप 30 साल 40 साल तक के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखते हैं। तो इसीलिए इंश्योरेंस कंपनीज को भी एक 30 साल 40 साल का एक कुशन चाहिए। वो कुशन कहाँ से मिल रहा है उनको? गवर्नमेंट सिक्योरिटी से मिल रहा है। तो अननोइंगली भी सही, एक फैमिली जो प्रीमियम भर रही है वो भारत के विकास में रुपया दे रही है। और ये कोई मार्जिनल नंबर नहीं है, आप इसको समझो कि 26% ऑफ द टोटल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज करेंटली इन इंडिया इज हेल्ड बाय इंश्योरर्स। इसके ऊपर सिर्फ एक ही सेक्टर है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी हेल्ड करता है, वो है बैंकिंग सिस्टम। उसके बाद इंश्योरर्स है। 20 लाख करोड़ के आसपास का गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो सिर्फ और सिर्फ LIC के पास है। अमंग ऑल द इंश्योरर्स LIC के पास अकेले 20 लाख करोड़ है, यानी कि 19% ऑफ ऑल द आउटस्टैंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट डेट LIC के पास अकेले ही है। ऑल द आउटस्टैंडिंग, यानी 26% में से 19% जो है वो सिर्फ और सिर्फ LIC के पास है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो आप ये समझो कि मात्र 7% ऑफ द रेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज विद अदर इंश्योरेंस। नाउ दिस इज अ रिस्की पॉइंट, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि सिर्फ एक कंपनी के पास 20% के आसपास शेयर होना रिस्की क्यों हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बॉन्ड्स है या जो डेट है वो किसके किसके पास है, तो सबसे पहले आप देखोगे बैंक्स, क्योंकि बैंक्स तो रेपो ऑपरेशंस के लिए यूज करते ही हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन नहीं यूज करते हैं। बट इसमें एक साइलेंट गार्जियन जो है वो है आपका इंश्योरेंस सेक्टर। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ऐसा होता है, दुनिया भर के जो इंश्योरेंस सेक्टर हैं वो गवर्नमेंट स्कीम्स में या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भर भर के इन्वेस्ट करते हैं। वहीं आप देखोगे कि FPIs जो बेसिकली फॉरेन फंड्स लेके आते हैं इंडिया में, उनका अभी भी 4% से कम ही है ओनरशिप। ऑल्दो गवर्नमेंट ने FPIs के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ओपन कर दी है इन लार्जर पार्ट ऑफ द रिफॉर्म्स, लेकिन FPIs के पास भी एक प्रॉब्लम है, एक डिसएडवांटेज है कि 6% का कैप लगा हुआ है। 6% से ज़्यादा FPIs के पास कभी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ नहीं जाएगी, क्योंकि FPIs वोलेटाइल होते हैं, आज पैसा खरीदा कल बेच के चले गए, तो उससे गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल बैलेंस है वो बिगड़ता है। इसीलिए 6% का कैप है। एंड दैट इज़ वाई इंश्योरेंस बिकम द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़।
कि 30 साल 40 साल लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है, सरकार को भी फुर्सत है कि भाई हम आराम से डेवलपमेंट कर सकते हैं, और इंश्योरेंस को भी पता है कि ये पैसा 30 साल 40 साल के बाद तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म होराइजन अगर देख के चलना है तो गवर्नमेंट और इंश्योरर्स आर लाइक मैच मेड इन हेवन, ठीक है। और ऐसे ही इकोनॉमिक्स चर्चा अगर आपको पसंद आती है तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आपके लिए हो सकता है। देर नहीं करनी है आपको, क्योंकि अगर 2027-28 आपका टारगेट है तो जितना जल्दी आप एक लॉजिकल ऑप्शन खत्म करते हैं उतना आपको रिवीजन का टाइम मिलता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक लॉजिकल ऑप्शन है, इसमें रट्टाफिकेशन है नहीं। तो अगर आप एक लॉजिकल बंदे हैं, आप स्टेम से हैं, यानी साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से हैं, या इकोनॉमिक्स कॉमर्स के बैकग्राउंड से हैं, तो इकोनॉमिक्स से अच्छा ऑप्शन आपके लिए नहीं हो सकता, बिकॉज इट्स ग्राफ बेस्ड, इट्स लॉजिकल, इट्स एनालिटिकल, इट्स एप्लीकेशन बेस्ड। तो अगर आपको इकोनॉमिक्स ऑप्शन में एडमिशन लेना है तो डू रीच आउट टू मी ऑन rishabh.singh@studyIQ.com और राइट टू मी ऑन हिप्पोनॉमिक्स, मतलब टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, आप रीच आउट कर सकते हैं हमें एडमिशन के लिए, या जनरल डाउट है अगर आपको कि ऑप्शन क्या लें, कौन सा सब्जेक्ट लें वगैरह वगैरह। अगर हम बात करते हैं कैपिटल, पेशेंट कैपिटल और फ्लाइटी कैपिटल की, तो इंश्योरेंस और एफपीआईज में अंतर क्या है ये देखो, समझ लेते हैं। देखो जो इंश्योरेंस है वो सबसे पहली बात, जियोपॉलिटिकल जो प्रॉब्लम्स आती है, ग्लोबल शॉक्स जो है, उसका जो इम्पैक्ट है वो एब्जॉर्ब करते हैं इंश्योरेंस, ठीक है। और ऑयल प्राइस वोलेटाइल हुआ, कुछ भी जो भी एडवर्स सप्लाई साइड शॉक हुआ, उसकी वजह से इंश्योरर्स के बैलेंस के ऊपर फर्क नहीं आता। यानी कि इंश्योरर्स 20 साल 40 साल जो प्रॉमिस करते हैं वो सेंटिमेंट बेस्ड प्रॉमिस नहीं होता है, वो एक वादा होता है जो इंश्योरर अपने कस्टमर्स को देता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने इंश्योरर्स को देती है। इसीलिए आप देखोगे कि 26% के आसपास का स्ट्रक्चरल होल्डिंग है लाइफ इंश्योरर्स के पास। एफपीआईज की जहां तक बात करें तो जैसे ही कोई ग्लोबल फाइनेंशियल शॉक आया, कोई एडवर्स सप्लाई साइड शॉक आया, तो एफपीआई सबसे पहले अपना पैसा निकालते हैं। जैसे आपने अभी देखा भी होगा कि भारत के मार्केट से फॉरेन इन्वेस्टर पैसा निकाल के ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? किसी सेफ जगह पे, जैसे यूएसए। ऑयल प्राइस, फॉरेन एक्सचेंज, इन सब के ऊपर एफपीआईज का फोकस डिपेंड करता है। इसीलिए इसको हॉट मनी बोलते हैं, वोलेटाइल मनी बोलते हैं, और इसीलिए भारत सरकार ने इसको 6% पे कैप किया हुआ है। वैसे भी 3.5% के आसपास ही, ज़्यादा है नहीं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि जो अपना डिक्लाइन देखने को मिला है, डिक्लाइन देखने को मिला है किसमें? इंश्योरेंस पेनेट्रेशन में। यानी कि जो लगभग 3% के आसपास इंश्योरेंस पेनेट्रेशन था इंडिया में, वो घट करके अब 2.7% के आसपास आ गया, यानी 0.5% गिरा है। और ग्लोबल एवरेज से भी कम हुआ है, ग्लोबल एवरेज इज 3%। यानी ग्लोबल एवरेज, आप सोचो कि अफ्रीकन कंट्रीज को भी मिला लिया जाए तो एक ग्लोबल एवरेज बनता है, उसमें इंडिया जैसी मिडिल इनकम कंट्री में मात्र 2.5% के आसपास का इंश्योरेंस पेनेट्रेशन है। और इसकी वजह है प्रीमियम्स का महंगा होना, वजह है चीज़ों का महंगा होना, जिसकी वजह से डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, इंश्योरेंस को इंडिया में आज भी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग समझा जाता है कि ये ज़रूरत होगी तो ले लेंगे, उसको ज़रूरत नहीं समझा जाता। तो इसीलिए क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है, लोगों की सैलरीज इतनी कम है कि शायद इंश्योरेंस के लिए उनके पास पैसे नहीं बचते। उसके अलावा प्रीमियम बढ़ गए हैं, प्रीमियम की कॉस्ट हर साल लगातार बढ़ रही है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का कॉस्ट तो लगभग 10% 12% हर साल बढ़ता है। तो अगर इतना परसेंटेज पे अगर इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ेंगे तो कैसे एक आम आदमी इंश्योरेंस खरीद पाएगा? और फिर वो इंश्योरेंस सेफ्टी नेट से बाहर निकलता जाता है। प्लस देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विथ व्हेन द कस्टमर गोज कि अपना हमने इतना प्रीमियम भरा है, अब हमको मेरा पैसा दो, जब मुझे ज़रूरत है, मुझे पैसा चाहिए। तो कई बार इंश्योरेंस कंपनीज अपने प्रॉमिस को विथहोल्ड नहीं करती, जिसकी वजह से जो कस्टमर से उनका भरोसा कम हो रहा है इंश्योरेंस सेक्टर पे। रेगुलेटरी कम होने की वजह से उनका भरोसा कम हो रहा है, जिसकी वजह से इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कम हो रहा है। तो मल्टीपल रीजंस हैं इसके। तो अगर रियल वार्निंग साइड की बात करें तो न्यू इंडिविजुअल पॉलिसीज़ की बात करें तो 270 लाख नई इंडिविजुअल पॉलिसीज़ आई हैं, जो ईयर ऑन ईयर लगभग 8% का नेगेटिव ग्रोथ है। यानी पिछले साल जितनी पॉलिसीज़ खरीदी गई थी उससे 8% कम पॉलिसीज़ इस साल खरीदी गई हैं। इसका ये मतलब है कि भारत के मिडिल क्लास के पास पैसा नहीं है। सबसे पहली बात कि जो प्रीमियम बेस है वो पहले से लिखा गया है और अचानक से अब कॉस्टिंग बढ़ने लगी है। उसके अलावा नए बिजनेस पाइपलाइन जो है वो श्रिंक कर रहे हैं, ठीक। और एक स्लो मूविंग रिस्क है, मतलब ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाला है इंडियन इकोनॉमी पे, बट अगर इंडिया का मिडिल क्लास सस्टेन नहीं किया और प्रीमियम्स कम होते गए लगातार, तो हाँ, आने वाले 10 साल 15 साल के बाद हमको इसका
जो एडवर्स इफेक्ट है वो देखना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि किया क्या जाए, क्या रीजंस है, किसकी वजह से ये अचानक से इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कम हुआ। तो देखो, सबसे पहली बात कि रिफॉर्म्स क्या किए गए उसके बारे में बात करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रक्चरिंग की गई, यानी कि कमीशन के ऊपर कैप लगाया गया। जो IRDAI है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है इंडिया का, वो क्या किया है, कमीशंस को कैप किया है। अब फॉर एग्जांपल दो पॉलिसीज हैं, एक ए पॉलिसी है, एक बी पॉलिसी है। बी पॉलिसी बोलती है अपने एजेंट को कि तुम मेरा पॉलिसी बेचोगे तो हम तुमको 25% कमीशन देंगे। ए पॉलिसी बोलती है अपने एजेंट को कि हम 10% कमीशन देंगे। अब बी पॉलिसी मिस सेल कर सकती है, हो सकता है बी पॉलिसी अच्छी पॉलिसी ना हो, लेकिन क्योंकि एजेंट को 25% तक कमीशन मिल रहा है, ज़्यादा कमीशन मिल रहा है, तो एजेंट हमेशा अपने कस्टमर को एक गलत पॉलिसी सजेस्ट करेगा क्योंकि उसमें उसका फायदा है। यहीं पे IRDAI आता है और कैप लगाता है कि 10% 12% के ऊपर आप नहीं दे सकते एजेंट को कमीशन, चाहे आप कोई भी हो। इससे क्या होगा, मिस सेलिंग कम होगी। टैक्सेशन की बात करें तो अब ये एक स्क्वीज है। 5 लाख के ऊपर अगर प्रीमियम है तो भारत सरकार इस प्रीमियम के ऊपर टैक्स लगाती है। अब एक तो भारत सरकार टैक्स बहुत लगाती है हर जगह, ठीक है। अगर आप 5 लाख से ज़्यादा प्रीमियम दे रहे हो तो जनरली ये प्रीमियम पॉलिसीज होती हैं। आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हो तो 5 लाख प्रीमियम देते हो, जनरली इतना प्रीमियम कोई देता नहीं। तो सरकार बोली कि 5 लाख से जो ज़्यादा दे रहा है वो अमीर है, उससे पैसा ले लो, उससे टैक्स और ले लो। तो इसकी वजह से एक स्क्वीज आता है, यानी हाई नेट इंडिविजुअल्स इंश्योरेंस में इन्वेस्ट ना करके यूलिप्स में या फिर इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और उसके अलावा सरेंडर वैल्यू रीप्राइसिंग की अगर बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 24 से जो नए रूल्स आए हैं वो पॉलिसी होल्डर्स को एक तरह से कुशन देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मैच्योरिटी पीरियड से पहले पॉलिसी का पैसा निकालते हो या सरेंडर करते हो पॉलिसी, तो ज़्यादा पेनाल्टी लगती थी, पैसा आपको कम मिलता था। लेकिन इस केस में पॉलिसी होल्डर्स को प्रोटेक्शन मिल रहा है बिकॉज ऑफ न्यू रूल्स। यानी दो रिफॉर्म्स है और एक स्क्वीज है। मतलब स्क्वीज क्यों है, क्योंकि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जिनके प्रीमियम के ऊपर सरकार टैक्स लगा रहा है, तो वो उन्होंने इंश्योरेंस से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया है। तो हर रिफॉर्म्स अकेले काफ़ी नहीं है, एक साथ ही सारे रिफॉर्म काम करेंगे तभी इंश्योरेंस सेक्टर में पेनिट्रेशन और बढ़ेगी। और क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर बढ़ेगा तो पहली बात, भारत के लोगों को प्रोटेक्शन मिलेगी इन केस ऑफ एनी एडवर्स इवेंट, एक्सीडेंट्स वगैरह, और भारत सरकार को पैसा मिलेगा सो दैट डेवलपमेंट वर्क को और तेजी से बढ़ाया जा सके। वैसे भी पिछले 4 साल से सिर्फ भारत सरकार ही है जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है इंडियन इकोनॉमी में। प्राइवेट सेक्टर ने अपना इन्वेस्टमेंट कम कर दिया है। पॉलिसी स्विंग की बात करें तो 2025 के बाद जो रिफॉर्म किए गए हैं सो दैट इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ाया जा सके। याद हो, इंश्योरेंस को एज अ सर्विस देखती है सरकार, ये सर्विस सेक्टर है, तो सरकार इस पर 18% का GST लगाती थी। फाइनली बहुत सारे टू एंड फ्रो के बाद, बहुत सारे प्रोटेस्ट के बाद गवर्नमेंट ने ये GST घटा के 0% कर दिया फॉर 2 इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस यानी टर्म इंश्योरेंस और आपका हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस दोनों पे 0% GST अब है सितंबर 2025 के बाद से, ठीक है। और इस जो कॉस्ट कटिंग हुई है इसकी वजह से इंश्योरेंस की तरफ, खासकर हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ लोगों का ध्यान गया है। उसके अलावा FDI की लिमिट 100% कर दी गई है ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स को लाया जा सके। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो अपनी एक्सपर्टीज लेके आएंगे, ग्लोबल रेपुटेशन लेके आएंगे, नए प्रोडक्ट्स लेके आएंगे, टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, सो दैट इंश्योरेंस कैन बिकम मोर फीजिबल फॉर द भारतीय जनता। सॉल्वेंसी नॉर्म्स को भी ईज किया गया है, 0.6% के आसपास किया गया है लाइफ इंश्योरेंस को और यूलिप को, सो दैट जो इंश्योरर, अब सॉल्वेंसी नॉर्म्स क्या है, सॉल्वेंसी नॉर्म्स ये हैं कि हर 1 रुपया जो प्रीमियम आता है आपके इंश्योरर के पास, 1 रुपये में से 60 पैसा उसको अलग निकाल के रखना होगा। 40 पैसे के ऊपर वो बिजनेस कर सकता है, इधर उधर इन्वेस्ट कर सकता है। 60 पैसा उसको हमेशा अलग से रखना होगा कि जब भी जो भी कस्टमर है उसको, जब भी इंश्योर्ड पर्सन है उसको जब भी ज़रूरत पड़े वो पैसा दे सके। ये पहले 80% 0.8 था, यानी 80 पैसा रखना पड़ता था, 1 रुपये पे 80 पैसा। तो अब 20 पैसा एक्स्ट्रा इंश्योरेंस कंपनीज के पास है टू इन्वेस्ट। तो ज़्यादा पैसा अगर इन्वेस्टर के लिए होगा तो इंश्योरर कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। उसके अलावा सबका बीमा सबकी रक्षा एक्ट आया है जो जनवरी 2026 में पास हुआ है, सो दैट अ न्यू लीगल ओवरहॉल कैन बी डन फॉर मोर कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच फॉर इंश्योरेंस सेक्टर। क्योंकि आज भी कस्टमर थोड़ा घबराता है इंश्योरेंस लेने से, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन गैप अभी भी है।
एक अर्बन रूरल डिवाइड आपको दिखाई देगा, क्योंकि इंडियन विलेजेस में वैसे भी फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल फाइनेंशियलाइजेशन कम है, ठीक है। तो इंश्योरेंस सेक्टर, आउट ऑफ द 100 इंश्योरेंस जो सेल किया जाता है, सिर्फ 20 ऐसे इंश्योरेंस है जो रूरल एरियाज में सेल किया जाता है, इससे भी कम। यानी मैक्सिमम इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है वो अर्बन सेंटर्स में आज भी है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस सेक्टर सिर्फ इंडिया में है जो भारत की सरकार में इन्वेस्ट करता है, नहीं, दुनिया भर में जो इंश्योरर्स हैं वो अपनी सरकारों में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो जापान हो। अब जापान के लाइफ इंश्योरेंस लार्जेस्ट होल्डर हैं जापानीज बॉन्ड्स के, यूके हो वहाँ भी, साउथ कोरिया हो वो भी, यूएसए हो वो भी, कनाडा हो वो भी, नॉर्वे हो वो भी। लेकिन इंडिया के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि अगर 26% टोटल इंश्योरेंस सेक्टर इन्वेस्ट किया है भारत सरकार में, तो उसमें 20% के आसपास सिर्फ और सिर्फ LIC का है। यानी एक सिंगल कंपनी के ऊपर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। ऑल्दो LIC इज नॉट गोइंग टू फेल, इट्स अ क्राउन ज्वेल, बट स्टिल फाइनेंशियली सिर्फ एक कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट होना इज नॉट अ वेरी फीजिबल ऑप्शन फॉर द इंडियन इकोनॉमी। यानी कि एक चीज़ और इससे पता चलती है कि हमारे इंश्योरेंस सेक्टर में सिर्फ एक कंपनी है जो बहुत बड़ी है और बाकी कंपनीज हैं जो अभी मॉडरेट लेवल पे ऑपरेट कर रही हैं। यानी कि इंश्योरेंस सेक्टर के पास असीमित संभावना है बड़े होने की, बशर्ते वो कंज्यूमर सेंट्रिक होए और कंज्यूमर फेसिंग होए बेसिकली, और साथ ही साथ बेहतर प्रोडक्ट्स को मार्केट में ले आए। तो अगर हम समराइज करें हर चीज़ को, तो हमको ये समझ में आता है कि इंश्योरेंस सिर्फ आपके फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं करता, बल्कि भारत के फ्यूचर को भी प्रोटेक्ट करता है। तो अगर आपको समझ, गवर्नमेंट फाइनेंसिंग करता है, तो अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया है, इंटरेस्टिंग लगा है, तो डू लाइक दिस, शेयर दिस, कमेंट करो कि आपको क्या समझ में आया। और अगर आपको ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, तो इकोनॉमिक्स ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, अगर आप एक लॉजिकल थिंकर हैं तो मिलते हैं क्लास में एवरीवन, क्योंकि हमारी क्लास 22 जुलाई से शुरू होने वाली है। सो मिलते हैं क्लास में। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, हैव अ गुड डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।